बड़ी खबर सामने आ रही है। साबिक कांग्रेस काउंसलर इशरत जहां को मिली अबूरी जमानत। दिल्ली की अदालत ने 10 रोज के लिए अबूरी जमानत दी है। इशरत को शुमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इशरत जहां की शादी के पेश नजर अदालत ने जमानत मंजूर की। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साबिक कांग्रेस काउंसलर इशरत जहां को अबूरी जमानत मिली है। दिल्ली की अदालत ने 10 रोज के लिए अबूरी जमानत दी है। इशरत को शुमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इशरत जहां की शादी के पेश नजर अदालत ने जमानत मंजूर की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी हुकूमत का अहम फैसला। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के घर पहुंचेगा राशन। मिड डे मील का राशन घर पहुंचाएगी हुकूमत। वालिदैन के खाते में डाले जाएंगे 1000 रुपए। यूपी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के घर राशन पहुंचाया जाएगा। मिड डे मील का राशन हुकूमत घर तक पहुंचाएगी। वालिदैन के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनडीए 2 के 1 साल की तकमील पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को मुबारकबाद दी। जेपी नड्डा ने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जेपी नड्डा ने दोहराया कि मोदी हुकूमत ने अपने दूसरी मियाद में कई अहम और बड़े फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान की सूरत हाल बेहतर है। हमारी माताएं जो 3 तलाक के कारण बहुत तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और जो ट्रिपल तलाक था उसको जो एक कुरीति थी उसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से टेररिज्म से लड़ने के लिए देश में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, यह काम भी प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कानून में परिवर्तन ला करके किया। NIA की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दायरे को बढ़ाया और उस दायरे को बढ़ाने के साथ साथ विदेशों में भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उनको भारत के कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ एक्शन हो, इस बात का भी प्रयास हुआ है। उसी तरीके से एक बहुत जिसको कहते हैं बोल्ड डिसीजन पॉक्सो का लिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें डेथ पेनल्टी का काम किया। यह जो समय गुजरा, यह अकॉम्प्लिशमेंट्स का, दिस हैज बीन अ ईयर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड ऑल्सो वी हैव फेस्ड अनइमेजिनेबल चैलेंजेस ऑल्सो। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीज़ों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साये को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीजंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वह दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है। तो यह भी हम लोगों ने देखा है। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में के प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। पीएम मोदी के खत पर आरजेडी रहनुमा मनोज झा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को नारेबाजी छोड़कर जमीन पर काम करने की जरूरत है। माइग्रेंट मजदूरों के मसाइल को अगर हुकूमत वाकई संजीदगी से हल करती तो दुनिया भर में एक अच्छा पैगाम जाता।
ने आज खत लिखा, मैंने भी अखबार में पढ़ा उस खत को, एक एक लफ्ज, एक एक शब्द पढ़ा। नेहरू लिखा करते थे खत, तो एक नेहरूवियन स्टाइल की थोड़ी वापसी भी हुई है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये उचित है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन आज जो हालात है उसमें नारे से नीचे उतरकर जमीन पे आशा का संचार हो रहा है या नहीं। अर्थव्यवस्था की बदहाली पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रवासी मजदूर, उन्होंने जिस पीड़ा को झेला है, वो पीड़ा कोरोना निर्मित सिर्फ नहीं थी, मानव निर्मित थी। उस पीड़ा को अगर थोड़ा बेहतर ढंग से साझा करते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो एक बड़े वर्ग में ये संदेश जाता कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कोई संकीर्ण सोच नहीं है। इस भारत माता में सब है, और सबसे पहले वो मजदूर हैं जो शहर बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, हमारी जिंदगी को खुशहाल रखने का काम करते हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं होती। मुल्क में लॉकडाउन का चौथा मरहला कल मुकम्मल होने जा रहा है और 5वें मरहले को लेकर कयास आरायां भी जारी है, लेकिन इस दरमियान कोरोना के मामले मुल्क में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,73,763 हो गई है और कोरोना वबा से अब तक 4,971 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 82,370 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 2,098 अफराद की जानें जा चुकी है, जबकि कोरोना से होने वाली हलाकतों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में अब तक कोरोना से 980 लोगों की जानें जा चुकी है। हलाकतों की फहरिस्त में दिल्ली का नंबर तीसरा है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 398, जबकि मध्य प्रदेश में 334 अफराद की मौत हो चुकी है और वहीं हलाकतों के मामले में 5वें पायदान पर मगरबी बंगाल है। मगरबी बंगाल में अब तक 302 लोगों की कोरोना की वजह से जानें जा चुकी है। एयर इंडिया तैयारे का पायलट कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें नाजरीन, एयर इंडिया का पायलट कोरोना पॉजिटिव निकला है। तैयारा वापस आधे रास्ते से लौटा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त नाजरीन, एयर इंडिया तैयारे का पायलट कोरोना पॉजिटिव निकला है। तैयारा वापस आधे रास्ते से ही लौटा है। दिल्ली से रूस के लिए परवाज जा रही थी, दूसरी फ्लाइट की रवाना की जाएगी, उसमें सभी मुलाजमीन और पायलट नए होंगे। एयर इंडिया तैयारे का पायलट कोरोना पॉजिटिव निकला है। आधे रास्ते से तैयारा वापस लौटा है। ये तैयारा दिल्ली से रूस के लिए रवाना हुआ था। दूसरी फ्लाइट रवाना की जाएगी जिसमें सभी मुलाजमीन और पायलट नए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सियासी पार्टियों की जानिब से असेंबली इंतखाबात की तैयारियां लॉकडाउन के दरमियान भी जारी है। रियासत के दूसरे मुद्दे के साथ ही मजदूरों के मसले पर सभी सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेक रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से इस मामले पर बातचीत की हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने। आइए देखते हैं। सियासी पार्टियां बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारी करती नजर आ रही है। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। बलियावी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के हालात में पार्टी की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है। जाहिर है बलियावी साहब, पहला सवाल यही रहेगा कि तमाम सियासी पार्टियां अपने एतबार से कोशिशें जारी कर दी है इंतखाबात को लेकर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इस सिलसिले में लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए या सत्ता में आने के लिए और सत्ता तक पहुंचने का संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो इस कोरोना आपदा में जो काम कर रहे हैं, वो चाहे आपके कार्ड वालों को राशन कार्ड का मामला हो या बगैर कार्ड वालों के राशन कार्ड का मामला हो या प्रवासी मजदूरों का मामला हो या जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है, रिकॉर्ड बीट हुआ है पूरे देश में जहां कोरोना की मार है और लोग परेशान हैं। लेकिन जिस तत्परता के साथ और जिस संजीदगी के साथ
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने बिहार में आपसी भाईचारा, समाजी समन्वय, जबकि इसी में रमजान भी था, तरावी भी थी, और जिस संयम के साथ लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, ये सारी उपलब्धियां ग्रास रूट तक पहुंची है। एक सवाल यहाँ ये भी है, क्या ऐसा लगता है कि इस बार का इंतखाब जो है सिर्फ इसी मुद्दे पे होगा? लॉकडाउन का होना और कोरोना का आ जाना कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बड़ा मुद्दा दे दिया, या जो मुद्दे बिहार के थे वो चेंज होकर अब लॉकडाउन और कोरोना तक महदूद होकर रह जाएंगे, मजदूरों तक महदूद होकर रह जाएंगे? अन्य पार्टियों को मुद्दा ढूंढने की आवश्यकता और जरूरत है। माननीय श्री नीतीश कुमार का काम ही हमारा मुद्दा है, और काम के आधार पर आप भी देख लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में हर कोई अपने अपने राज्यों में और अपने अपने देश में रोज कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करता है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी केवल काम करते हैं। एक सवाल यहाँ ये कि अपोजिशन को भी आप लोग मात देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह अपोजिशन ने कल आपने देखा कि कितना जबरदस्त जो है हंगामा हुआ, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा गोपालगंज के मामले को लेकर, और बाद में आप लोगों ने जो है मुकदमा कर दिया, एफआईआर कर दिया कई एमएलए पर। तो क्या कहेंगे कि अपोजिशन को भी खामोश कराने की कोशिश है और अपनी जो है सियासत लॉकडाउन और मजदूरों को लेकर जो है आगे बढ़ाएंगे? आप लोग सियासी मैदान में जाएंगे, इंतखाबी मैदान में जाएंगे चुनाव के वक्त? लॉकडाउन का कानून सबके लिए बराबर है। मौलाना बलियावी अगर जाए मस्जिद में भीड़ लेकर के तो इन पर भी एफआईआर होगा। अगर कोई हमारा पुजारी मंदिर में जाए भीड़ लेकर के तो उस पर भी होगा। तो जब हम धार्मिक कार्यों के लिए भीड़ लेकर जाएं तो कानून के हिसाब से मुजरिम होंगे, एफआईआर होगा। अब अगर कोई राजनीति करने के लिए आवे तो जाहिर सी बात है कानून तो अपना काम करेगा, इसमें कोई राजनीति तो है नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा, ये थे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब। तो जाहिर है बिहार में सियासत धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचेगी और हर पार्टी अपने तौर पर इंतखाबी मैदान में फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उधर बिहार की ओपोजिशन पार्टी आरजेडी ने इल्जाम लगाया है कि बरसर इक़्तिदार पार्टी लॉकडाउन में भी मजदूरों और गरीबों की मदद करने के बजाय अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ है। आरजेडी का कहना है कि सूबे की मौजूदा एनडीए हुकूमत को सिर्फ अपने वोट बैंक की फिक्र है, जबकि आरजेडी गरीबों के हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरजेडी एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से तैयार है। नहीं, हम ये कहेंगे कि लॉकडाउन के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार जी लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये दुखद है, क्योंकि अभी बिहार और पूरा देश जिस संकट से गुजर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिकता चुनाव नहीं है, बल्कि इस संकट से बिहार के लोग, क्योंकि बिहार पूरे देश में सबसे गरीब पिछड़ा लोग है और यहाँ तरह तरह की समस्याएं आ रही है। लोग खाने के मोहताज हो रहे हैं, अनाज के मोहताज हो रहे हैं, प्रवासी लोग तरह तरह की संकट दे रहे हैं, गरीब मजदूर का रोजगार समाप्त हो गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिकता यह है कि हम बिहार के गरीबों की इस वक्त किस तरह से मदद कर सकते हैं, हमारा ध्यान उस पे है और उसी पर लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी काम कर रहे हैं। पूरे देश में जो लोग फंसे हैं उस पर काम कर रहे हैं और तमाम एमएलए को और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक दिन इंस्ट्रक्शन जाता है कि आप अपने पूरे क्षेत्र में कोई भूखा न रहे, इस संकल्प के साथ काम करें और हम लोग वह काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि एनडीए के लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए कांग्रेस का इक़्तियाती शोबा भी आगे आया है। बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने राशन तकसीम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डीके शिव कुमार ने कहा कि मौजूदा हालात में मुतासरीन तक राहत पहुंचाने की अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में पार्टी के इक़्तियाती शोबे ने अच्छी पहल की है। केपीसीसी के इक़्तियाती शोबे के सदर वाइस सैयद अहमद ने कहा कि तमाम अजला में कांग्रेस के इक़्तियाती लीडर राहत और इमदाद पहुंचाने के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन के आगाज से ही समाजी खिदमात का सिलसिला जारी है। वाइस सैयद अहमद ने रियासती और मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हर तरीके से मोदी की सरकार भी फेल हो चुकी है और येडियुरप्पा की सरकार भी फेल हो चुकी है।
मैं येडियुरप्पा की बजाय ये कहूँगा कि बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है हर तरह से, हर एतबार से, और इसमें लोगों का एतबार वो खो चुके हैं और तकलीफ़ में हैं लोग। जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रियंका गांधी ने 1000 बसों का इंतज़ाम करके दिल्ली में जब मोदी सरकार को बताया था कि हम लोग जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, भूख से कई लोग रास्ते में मर गए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने साफ इनकार कर दिया कि जो बस से भेजना चाहते थे उन बसों को वो अपने स्टेट में नहीं लेंगे। मैं पूरा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सब पूरे एरियाज़ में जाता हूँ, देखता हूँ। पुलिस स्टेशन में भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत पुलिस की तरफ से बहुत तकलीफ़ थी। अभी माशाल्लाह सब ठीक है। मैं इससे क्या है, ये और बढ़ेगा कोरोना, इससे अभी जो खोल दिए हैं लॉकडाउन, इससे बढ़ेगा। लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, सब रोड पे आ रहे हैं, इतना हुजूम में आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। इसमें जो है बढ़ने के चांसेस हैं। इससे बेहतर है, मेरा जो मैसेज है कि उम्र वाले लोग घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, क्योंकि हमारा तहफ़्फ़ुज़ है ना, हम महफूज रहना चाहिए। हम जी बच के रहेंगे तो और आगे चल सकते हैं। आज का प्रोग्राम हमारी तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मिलके पूरे मिलके गरीबों को यहाँ ये देना, बोल के राशन किट देना, जो तकलीफ़ में है। आपको मालूम है कि हुकूमत ने किस तरह से लोगों को परेशान कर दिया। अचानक लॉकडाउन बंद कर दिए, ना माइग्रेंट्स को घर को भेजे, ना उनको खाना मिला, ना उनको पैसे मिले, ना उनको जगह मिले, तो लोग ख़ुदकशी भी कर लिए। तो ख़ुदकशी कर लिए लोग बहुत सारे। तो ये देखकर हमारी माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब सईद अहमद साहब की सदारत में हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए, और हाँ, उनको भी बुलाए। DK शिव कुमार साहब जो हमारे सदर हैं, KPCC के सदर हैं, उनको भी बुलाए। माइग्रेंट मजदूरों को ले जाने वाली बस ओडिशा के बालासोर के करीब हादसे का शिकार हो गई। बस केरल से मगरबी बंगाल जा रही थी। बस पलटने की वजह से 7 मजदूर मामूली तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। महाजर मजदूरों को मगरबी बंगाल भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में बालासोर जिला इंतजामिया की तरफ से इंतजामात किए जा रहे हैं। चित्तौड़ में बिजली के ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मरकज में अचानक आग लग गई, जिसके सबब करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर जलकर खाकसर हो गए। शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने का शुबा किया जा रहा है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मकामी अफराद ने बताया कि अगर वक्त पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो सकता था। आग पर काबू पाने पर ओहदेदारों ने भी राहत की सांस ली। ओहदेदारों ने बताया कि मरम्मती मरकज के करीब में कई दुकानें हैं। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाजत दे दी गई है। महकमे ट्रांसपोर्ट के स्पेशल सेक्रेटरी कोविड टास्क फोर्स ओहदेदार MT कृष्णा बाबू ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर रियासत के तमाम मकामात पर ऑटोज, टैक्सी और दीगर ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि ऑटो में ड्राइवर के अलावा 2 मुसाफिरीन को सफर करने की इजाजत है। कार में ड्राइवर के अलावा 3 मुसाफिरीन को सफर की इजाजत है। इसी तरह मिनी वैन और दीगर में 50% मुसाफिरीन के साथ सफर की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के सबब राजस्थान में तमाम सयाहती मकामात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम 1 जून से तमाम सयाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। राजस्थान में कोरोना संकट की वजह से 18 मार्च से लगा पर्यटन पर जाम अब खुल जाएगा। 1 जून से राजस्थान के तमाम ऐसे स्मारकों और पर्यटन स्थलों को खोला जाएगा जहां पर पर्यटन अभी पूरी तरह से बंद रखा गया था। राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने लॉकडाउन 5 के लिए अभी से आदेश जारी कर दिया है कि पर्यटन पर लगा बड़ा जाम अब खुलेगा। आप देख सकते हैं कि पर्यटन स्थल जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, बुकिंग विंडोज पे ताला लगा हुआ है और 18 मार्च के बाद से कोई पर्यटक इन पर्यटन स्थलों पर नहीं आया है। चाहे बात हम राजस्थान के उन तमाम बड़े किलों की करें, महलों की करें, म्यूजियम की करें, या फिर राजस्थान में ऐसे ही दूसरे पर्यटन स्थलों की जहां पर बहुतायत में पर्यटक आया करते थे। राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने पर्यटन के लिए खास नीति तैयार की है। इस नीति के मुताबिक कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी जिसमें मास्क अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ
थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। पहले 2 हफ्तों में सभी पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा और एक दिन छोड़ करके एक दिन पर्यटन कराया जाएगा, यानी हफ्ते में 4 दिन पर्यटन होगा, बीच के 3 दिन छुट्टी रहेगी। जबकि तीसरे सप्ताह से पर्यटन शुल्क वसूला जाना शुरू किया जाएगा और उसके साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी एंट्री रूटीन तरीके से होगी। उससे पहले 2 सप्ताह में सुबह की जो शिफ्ट में पहले सप्ताह में एंट्री दी जाएगी, दूसरे सप्ताह में सुबह की और शाम की शिफ्ट शुरू की जाएगी। जबकि पर्यटन को सामान्य होने तक फिलहाल पर्यटन विभाग पहले 2 सप्ताह में पर्यटन शुल्क नहीं लेगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी। तमाम ऐसे जो स्टाफ के लोग इन तमाम पर्यटन स्थलों को जो कि हैवी कंटेनमेंट जोन के रहने वाले हैं, उन्हें फिलहाल काम पर नहीं बुलाया जाएगा, एहतियात पूरा बरता जाएगा। और कोशिश ये है कि राजस्थान के जो पर्यटन है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार की जो राह है वो निकाली जाए, क्योंकि लंबे अरसे से पर्यटन बंद था और राजस्थान का चक्का जाम था। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की जो लाइफलाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो फिर से पर्यटन खुलने के बाद में मजबूत होगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं news18urdu.com। आदाब।